साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेतन्याहू की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक और रईसी की मौत से ईरान के समर्थन में लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, जहां एक और कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं रईसी की मौत के पीछे, ईरान के राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल तो नहीं था। इस बात को सीधा तो कोई आरोप नहीं लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी घटना से इजराइल का इजराइल में भी विरोध हो रहा है और उसके जो साथी नेशंस हैं उनमें भी इस बात का विरोध हो रहा है कि अल्टीमेटली कब जाकर इजराइल रुकेगा। अब इजराइल जब किसी की नहीं मान रहा है तो यह कहां जाकर ब्रेक लगाएगा, जब दुनिया के तमाम देश, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, ये सभी पावरफुल कंट्रीज इजराइल को गाजा के साथ चल रहे उसके वॉर पर रोकने के लिए, सीज फायर के लिए तमाम प्रयास कर चुके हैं और सभी प्रयास विफल रहे हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इजराइल को लेकर दुनिया का विषय बन गया है। इजराइल के अंदर चूंकि हर निर्णय वॉर कैबिनेट लेती है, वॉर कैबिनेट में भी हाल ही में सुनने में आया है कि उनके सदस्यों के बीच भी रिफ्ट हो गई है, लोग एक दूसरे से बट गए हैं। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है योव गैलेंट, जिनके खिलाफ भी आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट की मांग की है, उन्होंने, और बेनी गैंट्स जो कि इजराइल की संसद के सदस्य हैं, यानी कि सांसद हैं, इन दोनों ने नेतन्याहू से हाल ही में कहा है कि यदि गाजा को लेकर आपके पास कोई प्लान नहीं है भविष्य को, तो हम आपके साथ युद्ध में साझीदार नहीं बनेंगे। मतलब समझिए कि जो युद्ध में अभी तक इजराइल डिसीजन ले रहा था अपनी वॉर कैबिनेट की वजह से, उस वॉर कैबिनेट के दो बड़े नेता नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि आप गाजा के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, जब तक आप ये नहीं बताएंगे हम आपका साथ नहीं देंगे। वॉर मिनिस्टर थ्रेटन्स टू क्विट, ऐसा इजराइल के वॉर मिनिस्टर ने, यानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। और इनके बयान इस बात को लेकर काफी मायने रखते हैं कि चूंकि गाजा पट्टी पर निरंतर इजरायली हमले हो रहे हैं, लगभग 40,000 से ज्यादा गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, हमास के कब्जे में जो 128 इजरायली हैं उनकी तलाश में निरंतर उन पर जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों के चलते और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर गाजा के अंदर क्या होगा भविष्य, इसे लेकर के वॉर कैबिनेट के सदस्य बट गए हैं। आपको याद हो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कल ही नेतन्याहू के साथ साथ इन्हीं डिफेंस मिनिस्टर और हमास के लीडर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग की थी। इन 5 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट मांगा गया था और इन अरेस्ट वारंट के अंदर जो ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, अब संभवतया लोग तो यही कयास लगा रहे हैं कि आईसीसी के डर से ये डर गए और ये अब ह्यूमैनिटेरियन बातें करने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि गाजा को लेकर के क्या प्लान है नेतन्याहू बताएं, अदरवाइज मैं साथ नहीं आऊंगा। इस तरह की ये बातें करने लगे हैं। ये तो आईसीसी का स्टैंड था। अक्सर इजराइल के केस में वेस्टर्न वर्ल्ड के देशों को, यूरोपियन देशों को, साथ में अमेरिका के जो सहयोगी मित्र राष्ट्र हैं, कनाडा जैसे देश, इन्हें इजराइल के हर काम में सहयोगी माना जाता था। लेकिन इनमें से 3 यूरोपियन देश, इनमें से एक है स्पेन, दूसरा है आयरलैंड और तीसरा है नॉर्वे, इन्होंने हाल ही में एक कारनामा कर दिया है। क्या कारनामा कर दिया है? इन्होंने फिलिस्तीन को एज ए देश मान्यता दे दी है। अब आप कहेंगे ये क्या नया शिगुफा छिड़ गया, मान्यता दे दी है, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। जब भी कोई दूसरे देश को मान्यता देता है कि मैं मानता हूं कि आप देश हैं, इसका मतलब हुआ कि आप उस देश के साथ अब आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने के इच्छुक हैं, आप उनके साथ में अपने डिप्लोमेट एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि इजराइल को पाकिस्तान मान्यता नहीं देता, मैं मानता ही नहीं हूं कि तुम देश हो। इसका मतलब दोनों देशों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। यानी कि पासपोर्ट अगर पाकिस्तान का है तो उस पर लिखा हुआ है वैलिड इन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल, मतलब आप उसको छोड़कर कहीं भी जा सकते हैं, मतलब वो उसको देश नहीं मानता। अभी तक यूरोपियन कंट्रीज भी ऐसा ही बिहेवियर रखा करती थी। यूरोप में लगभग 50 देश हैं, उन 50 देशों में से अधिकांश देश ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश ही नहीं है, केवल और केवल इजराइल ही है, और इजराइल है और बाकी क्षेत्र विवादित है।
ऐसी स्थिति में 193 देशों में से लगभग 145 देश ही ये मान्यता रखते हैं कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश है। यूनाइटेड नेशंस में इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए जो सर्वसम्मत फैसला है वो है 2 स्टेट सॉल्यूशन, अर्थात दोनों देशों का एग्जिस्टेंस माना जाए। यही कारण है कि भारत दोनों ही देशों को मान्यता देता है। लेकिन इतने सालों बाद, लगभग 75 साल बाद, इन 3 देशों ने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता दी है। अब बड़ा सवाल बनता है कि आज मान्यता देने के पीछे का क्या लॉजिक है। तो अब इसके पीछे तार जोड़े जा रहे हैं कि जो इजराइल ने हदें पार की हैं, चाहे रईसी की मौत से जुड़ने वाले तार हों या दुनिया के तमाम सीज फायर के मतलब पॉसिबल तरीके हों, और उनका प्रभाव इजराइल पर ना पड़ना हो, लगातार गाजा पट्टी में हो रहे जो अटैक हैं उनके खिलाफ ये लोग निकल कर आए हैं और ये कहने लगे हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। अब इसका अर्थ और निकाला जा रहा है कि अब इजराइल का ये लोग विरोध कर पाएंगे, फिलिस्तीन के समर्थन में अपने स्टेटस लगा पाएंगे, अपनी तरफ से न्यूज जारी कर पाएंगे। एक टीआरटी वर्ल्ड ने वीडियो जारी किया इस घटना को समझाने के लिए कि इजराइल ने किस प्रकार से पैलेस्टीनियंस, लगभग 14 लाख पैलेस्टीनियंस को किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया। सबसे पहले इस वीडियो को आप ऐसे देखें, शुरुआत में फिलिस्तीन के अंदर 22 लाख लोग रहते थे। सबसे पहले नॉर्थ गाजा पर हमला हुआ, बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करके नॉर्थ गाजा से गाजा की तरफ शिफ्ट किए। यहां पर जब हमले होने लगे इजरायली फोर्सेस के, तो बड़ी संख्या में ये लोग गाजा की तरफ चले आए। फिर गाजा में इजरायली सेना ने हमला किया तो यहां से ये लोग भाग करके दूसरी तरफ चले आए, यानी कि ये वो वाला क्षेत्र है जो डेर अलबहा के नाम से जाना जाता है, यहां पर शिफ्ट हुए। जब यहां पर हमला हुआ तो ये लोग यहां से शिफ्ट होकर के और दूसरी तरफ इजिप्ट की सीमा की तरफ चल दिए, जहां पर खान यूनुस क्षेत्र था। खान यूनुस पर जब हमला हुआ तो ये लोग राफा की तरफ चल दिए, और अब ये राफा बॉर्डर पर जब कॉन्सेंट्रेट होने लगे तो इजराइल ने इन पर यहां भी हमले कर दिए। चारों तरफ से अपनी फोर्सेस लगा करके अब ये लोग कहां जाएंगे? 1.4 मिलियन लोग जो माइग्रेट हुए हैं, ये कहां जाकर रहेंगे? इस विषय पर विचार कीजिए, ऐसा टीआरटी वर्ल्ड ने लिखा है। इसका मतलब दुनिया अब इतने सारे लोगों के विस्थापित होने पर प्रभावित हो रही है।